ऑनलाइन स्टूडेंट सभी बच्चे को मेरा नमस्कार, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, सभी बच्चों को सत श्री अकाल, सभी बच्चों को सलाम वालेकुम। एक बार फिर से नई क्लास लेकर नए जोश के साथ आपके सामने मैं आपका केमिस्ट्री टीचर हाजिर हूं। कैसे हैं आप सभी? और मुझे उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल सही ढंग से चल रही होगी। आपको जितना होमवर्क दिया जाता है उतना आप लोगों ने करके रख लिया होगा। और आज भी मैं एक शानदार लेक्चर रेजोनेंस का लेकर आपके सामने आया हूं। जल्दी से क्लास के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, प्रॉपर रूम मैनेजमेंट करते हुए दिल खोल के बैठ जाइए। बहुत शानदार, जानदार, मजेदार, रसेदार एक लेक्चर आपके सामने आने जा रहा है। सबको वेलकम टू द क्लास। फटाफट क्लास में आइए। और सानवी, ईशु, अरमान, सारे बच्चे फटाफट आ जाओ भाई क्लास के अंदर। और जिससे कि हम अपनी बात को रख सकें और अपनी बात को समझा सकें। तो बच्चों, आप सभी मुझे सबसे पहले इस बात का आदेश दीजिए कि क्या आपको अभी तक सब कुछ क्लियर है या नहीं है, मुझे बताइए। वरुण, नया बच्चा जुड़ गया है, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। फटाफट बोलिए। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए, और नहीं तो मैं अपना काम शुरू करूं। सानवी क्लियर, इशू क्लियर। ठीक है भाई, जल्दी से क्लास ज्वाइन करो भाई फटाफट सारे। ओके 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 ओके। तो सभी बच्चों को नमस्कार। राज जुड़ गया है नया, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो क्या मैं अपना काम रेजोनेंस का आज शुरू करूं? फटाफट मुझे बताइए, जल्दी बोलिए। ठीक है। तो आप सब जानते हैं कि कल मैंने आप सभी लोगों को एक रेजोनेंस का एक बेसिक लेक्चर आपको दिया था, और हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे थे। जब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, तो आप सब जानते हो कि भाई उस इंपॉर्टेंट पॉइंट में हमें कई जगह लगा कि यहां रेजोनेंस है, लेकिन वहां रेजोनेंस नहीं था। तो क्यों नहीं था उसका मैंने रीजन दिया था। एक समय मैं आपसे कह रहा था कि ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज अलाउड नहीं है। फिर मैंने कहा नहीं, प्लस चार्ज माइनस चार्ज सब अलाउड है, बशर्ते बॉन्ड बढ़ता हो। ऐसा नहीं होगा कि भाई बॉन्ड भी कम हो जाए और पॉजिटिव चार्ज भी आ जाए किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर। ठीक है, ये बात है। तो सर, आज आप इस विषय को क्या आगे बढ़ाना चाहते हो? आपको याद होगा मैंने रेजोनेंस के बारे में बताया था कि पाई इलेक्ट्रॉन आपस में खेलते हैं, कूदते हैं, वो उधर जाता है, वो उधर जाता है, कूदम कुदाई होती है। तो उसी को ही हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना बना के देखते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दो भी बन सकते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 200 भी बन सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन कम से कम ऑब्जेक्टिव के जमाने में आप सभी को 5-6 स्ट्रक्चर तो बनाना आना ही चाहिए। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको जो कहना चाहूंगा, वो आज का पॉइंट मेरा क्या है, उसके लिए तैयार हो जाइए। और वो है ब्रेट रूल। आज का मेरा पहला पॉइंट है कि ब्रेट रूल क्या होता है, इसको आप जान जाइए। ब्रेट रूल, ब्रेट रूल क्या होता है? देखो, हम लोगों ने जब आईयूपीएसी पढ़ी थी, आईयूपीएसी, तो बाईसाइक्लो कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था। इनको हमने ब्रिज हेड कार्बन कहा था। इनको हमने ब्रिज हेड कार्बन कहा था। याद होगा सबको, इसकी आईयूपीएसी पढ़ी थी। पता है ब्रेट रूल क्या है? ब्रिज हेड कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 कभी नहीं हो सकती है, ये रूल है।
ब्रिज हेड कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 नहीं हो सकती। ये क्यों नहीं हो सकती? यही रूल है। तो आप अपनी कॉपी में इस रूल को लिखें। क्या रूल है? ब्रिज, आय हाय हाय, हेड, आय हाय हाय, कार्बन, आय हाय हाय, नेवर बी sp2। ये है ब्रेड रूल। सर क्यों नहीं रह सकते? sp2 की शेप क्या होती है? ट्राइगोनल प्लेनर। sp2 की शेप क्या होती है? ट्राइगोनल प्लेनर। और अगर sp2 की शेप होती है ट्राइगोनल प्लेनर, sp2 की शेप होती है ट्राइगोनल प्लेनर, तो भाई आपको पता है कि जो कार्बन sp2 होगा वो प्लेनर होगा। और प्लेनर चीज समझते ही हो, है ना? लेकिन आपको तो पता है, यहां से तो हाईवे जा रहे हैं, ये कार्बन ऊपर से जा रहा है, ये कार्बन नीचे से जा रहा है, आपको याद होगा। और हाईवे सड़क पे नहीं बनते हैं, प्लेनर पे नहीं बनते हैं, ऊपर बनते हैं। तो अगर ये ऊपर रहेगा तभी तो हाईवे बनाएगा। तो ऊपर रहेगा तो ही वो हाईवे बनाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 तो नहीं हो सकती, sp3 हो सकती है। या इसका एक रूल और है। वो क्या? कि भैया ब्रिज हेड कार्बन के ठीक बगल में डबल बॉन्ड नहीं हो सकता। ये भी वही बात है, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड होगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, और वो हो नहीं सकता। इसी को ही हम ब्रेट रूल कहते हैं। आया समझ में? अब देखो, एक आईआईटी का क्वेश्चन है। उन्होंने एक सवाल पूछा और उन्होंने इस तरीके से हाईवे बना दिए। एक ऐसे हाईवे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, एक इधर से जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, हाईवे बना दिए। यहां पे उन्होंने क्या किया? यहां पे डबल बॉन्ड दिखाया, यहां पे माइनस चार्ज दिखाया, और एक माइनस का मतलब ऑर्गेनिक में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। बात मैं कितनी बार आपको बताऊं? ये हो गया। मैं पूछूं अगर यहां पे क्या यहां रेजोनेंस है, तो एक आम टीचर, एक आम स्टूडेंट कहेगा बिल्कुल रेजोनेंस है। माइनस सिंगल डबल, या डबल से एक ऐसा एलिमेंट जुड़ा है जिसपे लोन पेयर, तो सर रेजोनेंस है। लेकिन यहां पे रेजोनेंस दिख रहा है लेकिन होता नहीं है। नहीं होता है भाई। क्यों? अगर रेजोनेंस होगा तो जरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो इस पाई इलेक्ट्रॉन की कूदम कुदाई ऐसे होगी, और पाई इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे कूदेगा तो क्या ब्रिज हेड कार्बन के बगल में कार्बन नहीं आ गया? ब्रिज हेड कार्बन के बगल में डबल बॉन्ड नहीं आ गया? और अगर ब्रिज हेड कार्बन के बगल में डबल बॉन्ड आ गया तो sp2 हो गया, और वो हो नहीं सकता। इसीलिए ब्रेट रूल के अकॉर्डिंग यहां रेजोनेंस दिखता है, होता नहीं है। और क्यों नहीं होता मैंने समझा दिया, क्योंकि sp2 कार्बन हाईवे नहीं बना सकता है। हाईवे ऊपर से जाता है, उसके लिए बंदे को प्लानर नहीं नॉन प्लानर होना चाहिए, और sp2 प्लानर होता है। इसलिए ये कार्बन अगर हाईवे बना रहे हैं तो sp2 हो ही नहीं सकते, और इसी को ही हम ब्रेट रूल कहते हैं। तो आज मैंने एक बहुत ही शानदार पॉइंट सबसे पहले रख दिया, और यहां भी दिख रहा है कि रेजोनेंस है लेकिन वो होता नहीं। क्या ये बात समझ में बच्चों को आई या नहीं आई? फटाफट मैसेज बॉक्स में लिख डालिए, मैं आपके मैसेज का इंतजार कर रहा हूं। फटाफट बताइए। क्या बात है, फटाफट छा जाओ गुरु, छा जाओ। समस्या बिल्कुल क्लियर। सारे बच्चे, मेरी क्लास में जिस ढंग से मैं समझाता हूं, यह अंदाज आपको कहीं नहीं मिलेगा। हाईवे इस लैंग्वेज में कोई बात नहीं करता है। तो सारे बच्चों का जवाब आ गया कि सर अब आप आगे बढ़ जाइए, हमें ब्रेट रूल की जानकारी हो चुकी है। चलिए, अच्छी बात है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, वो क्या है?
उस पॉइंट का नाम है इक्विवेलेंट। आय हाय हाय। और आगे है रेजोनेंस। अगला पॉइंट है इक्विवेलेंट रेजोनेंस। इक्विवेलेंट रेजोनेंस। और इक्विवेलेंट रेजोनेंस जो है वो क्या चीज है उसके बारे में ध्यान से देखो। इक्विवेलेंट रेजोनेंस ये है CH3 C डबल बॉन्ड O आगे O माइनस। मैंने पूछा यहां रेजोनेंस है, बिल्कुल है जी। डबल बॉन्ड से एक ऐसा एलिमेंट जुड़ा है जिसपे माइनस चार्ज है। अगर रेजोनेंस है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनेंगे बनेंगे। ओए होए होए, ये इधर जंप करा दो, ये इधर जंप करा दो। तो अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा? अगला स्ट्रक्चर ये बनेगा। बेटा एक बात ध्यान रखना, जिसको ऑर्गेनिक में रेजोनेंस आता है उसे ऑर्गेनिक आती है, और जिसे ऑर्गेनिक आती है उसे आधी केमिस्ट्री कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आती है। तो यहां पे बन गया डबल बॉन्ड O। तो स्ट्रक्चर बन गया तो अच्छी बात है भाई। अब एक खास बात देखो, इस स्ट्रक्चर में गौर से देखो, क्या दिख रहा है आपको? C और O में डबल बॉन्ड है। C और O माइनस में सिंगल बॉन्ड है। ये बताओ अगला जो स्ट्रक्चर बना वो स्ट्रक्चर इसकी एक तरीके से देखा जाए तो फोटोकॉपी है, जीरोक्स कॉपी है। कैसे? यहां भी C डबल बॉन्ड O है तो यहां भी C डबल बॉन्ड O है। यहां भी कार्बन से O माइनस जुड़ा है तो यहां भी कार्बन से O माइनस जुड़ा है। तो क्या ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के बिल्कुल ही फोटोकॉपी नहीं हो गए? जब दो स्ट्रक्चर डिट्टो एक दूसरे के फोटोकॉपी हो, जीरोक्स हो, उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेंस। और पता है सिस्टम को अगर रेजोनेंस मिलता है तो उसमें कूदम कुदाई होती है, और कूदने फांदने से सेहत ठीक रहती है। इसलिए रेजोनेंस के होने से सिस्टम स्टेबल होता है। लेकिन बेटा कहा जाता है कि अगर इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो तो क्या बात है स्टेबिलिटी की, यानी स्टेबिलिटी बहुत ग्रेट मिलती है, बहुत ज्यादा मिलती है। तो आप अपनी कॉपी में लिखो कि अगर एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर की फोटोकॉपी हो, बिल्कुल डिट्टो सेम हो बनाने के बाद, तो इसको कहते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेंस। और इसका रूल यह है कि इससे सिस्टम बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी को प्राप्त करता है। इसीलिए इस पॉइंट को मैंने बताया कि इक्विवेलेंट रेजोनेंस क्या होता है। तो लिखो, इफ वन स्ट्रक्चर इज फोटोकॉपी टू सेकेंड, if one structure is photocopy to second, if one structure is photocopy to second, if one structure is photocopy to second, then it is called equivalent resonance. लिखो, मैं बोल रहा हूं, it is called equivalent resonance. Equivalent resonance, resonance नहीं, equivalent resonance. And it give immense stability to system. It give immense stability to system, मतलब बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी देता है। immense stability to system, कमाल हो जाता है, स्टेबिलिटी का छा जाता है गुरु, सिस्टम बहुत स्टेबल हो जाता है। मेरी एक बात सुनो, एक रूल है, पता क्या है रेजोनेंस का रूल है? जिस कंपाउंड के जितने ज्यादा स्ट्रक्चर बनते हैं उसमें कूदम कुदाई उतनी ज्यादा होगी, बंदा उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। तो हम लोग कहते हैं मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबिलिटी। ठीक, लेकिन एक खास बात और है, किसी के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने और इसके तो 2 ही बने, 2 ही बने ना, एक ये एक ये, लेकिन 2 इक्विवेलेंट बने, तो वो जो 2 इक्विवेलेंट हैं वो 5 पे भारी होते हैं। यानी वैसे तो रूल है कि जिसके जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे बंदा उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन अगर कम बने लेकिन इक्विवेलेंट बने तो वो स्टेबिलिटी
5-10 नहीं देखती, फिर तो वो 5-10 से भी कई गुना ज्यादा भारी है स्टेबिलिटी के मामले में। इसलिए ध्यान रखिएगा बच्चों कि इक्विवेलेंट रेजोनेंस क्या होता है। तो एक बार फिर से बता दूं, अगर एक स्ट्रक्चर का दूसरा स्ट्रक्चर बिल्कुल ट्रू कॉपी हो, फोटो कॉपी हो, जेरोक्स कॉपी हो, एग्जैक्टली सेम हो, तो उसे हम इक्विवेलेंट रेजोनेंस का नाम देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो अब अगले पॉइंट्स के लिए तैयार हो जाइए। लिख लिया होगा अपनी कॉपी में। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट ये है, देखो, सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी। एक ये स्ट्रक्चर है, एक ये स्ट्रक्चर है, डबल बॉन्ड सी ये, डबल बॉन्ड सी ये, उसके बाद ये सी, ये डबल बॉन्ड सी, ये सी, ऐसे हो गया। तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल ऐसे हो गया भाई। देखो, इस डबल का इस डबल के साथ रेजोनेंस, इस डबल का इस डबल के साथ रेजोनेंस, यानी 3 बार रेजोनेंस मिलेगा 3 पाई बॉन्ड की वजह से। सही है? क्लियर है? आ गया समझ में? ओके। अब क्या है, इसमें भी रेजोनेंस कितने हैं? डबल सिंगल डबल, 3 बार रेजोनेंस यहां भी है। लेकिन एक बात देखो, इसमें कूदम कुदाई ऐसे होगी, बिल्कुल सीधी रेखा में। इसमें कूदम कुदाई कैसे होगी? इधर, फिर इधर, और फिर इधर से फिर इधर, और फिर इधर। तो इसमें ऐसा लग रहा है, इसमें ऐसा लग रहा है कि नदी ऐसे बही और फिर इधर बह गई, और फिर नदी को पता लगा रे रास्ता भटक गए हैं, तो फिर इधर से इधर चलते हैं। और इसमें नदी बिल्कुल सीधे चल रही है। अगर कभी आप हरिद्वार गए हो, हरिद्वार, तो वहां एक गंगा नदी है, क्या फ्लो है, एकदम से सीधा, बिल्कुल आदमी उसमें बह जाए, इतना अच्छा लगता है देख के। और मेरा तो ये फेवरेट पॉइंट भी है, मैं हरिद्वार की तो अक्सर बात करता हूं। लेकिन अगर नदी बट जाएगी और फिर भूलेगी रास्ता और फिर आएगी, तो क्या इसमें कूदम खुदाई खराब नहीं हो रही है? और इसमें सीधी रेखा में चल रही है। तो अगर कूदम कुदाई सीधी रेखा में चले तो गंगा नदी सीधी बह रही है। आय हाय हाय, इसे बोलते हैं लीनियर रेजोनेंस, क्योंकि सीधा है। और गंगा नदी को अगर कोई ने बांध दिया, बांट दिया, समझे भाई? समझ में आया? तो हरिद्वार में तो सीधी बहती है, लेकिन कानपुर में भी गंगा नदी बहती है। अब आप कहोगे कानपुर की बात क्यों कर रहे हो भाई, मेरा नेटिव प्लेस है वो तो कानपुर में जो गंगा नदी बहती है उसमें बांध बने हुए हैं, ब्रिज बने हुए हैं, तो उनको फ्लो करने का रास्ता उतना मजा नहीं आता, तो वो मजा नहीं आता जो हरिद्वार में आता है। समझे भाई? तो इसे हम कहते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब रेजोनेंस ही होता है। इसको बोलते हैं लीनियर रेजोनेंस, या लीनियर रेजोनेंस, या लीनियर कॉन्जुगेशन, और इसको बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। आप ही अब तक समझ गए होंगे कि गंगा नदी कैसी बहनी चाहिए, तो ऐसी बहनी चाहिए। अगर उनका नेचुरल फ्लो देखना है तो क्या बात है, भर 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 चलती हैं, मजा आ जाता है देखकर। लेकिन जहां पे बांध बन जाते हैं, जहां पे ब्रिज बन जाते हैं, वहां उनकी रुकावट में रुकावट आ जाती, कभी इधर कभी इधर कभी उधर, तो वो फ्लो नहीं बन पाता, तो बात नहीं आ पाती, वो गंगा नदी वाली फीलिंग नहीं आ पाती है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि लीनियर रेजोनेंस से सिस्टम को ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है, क्रॉस वाले रेजोनेंस से उतनी स्टेबिलिटी नहीं मिलती है। अपनी कॉपी में लिख लीजिए, और साथ ही साथ में मुझे बता दीजिए क्या ये पॉइंट जिस अंदाज में और जिस तरीके से मैंने समझाया, क्या वो आपको समझ में आया? क्योंकि ये अंदाज और ये तरीका तो मैं किसी चैनल पे गारंटी देता हूं नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये अंदाज विनोद सर का अंदाज है। बोलो भाई। तो लिख लो, लीनियर रेजोनेंस ऑलवेज क्रिएट मोर स्टेबिलिटी
देन क्रॉस कंजुगेशन। तो सारे बच्चे मुझे बता दीजिए कि क्या ये बात सबके समझ में आ गई कि नहीं आ गई। और मैं आपके मैसेज का बेसब्री से हमेशा इंतजार करता हूं। तो कार्तिक का जवाब आ गया है, ईशु का भी जवाब आ गया है, और आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए, ये करने के बाद अब मेरा अगला पॉइंट आपके लिए ये रहा। अगला पॉइंट क्या रहा? अब जो मेरा अगला पॉइंट है, अब मैं उस पर आता हूं। लीनियर रेजोनेंस, क्रॉस कंजुगेशन और इस तरह से करने के बाद में अब जो मेरा अगला पॉइंट आपके सामने आएगा उसकी तरफ ध्यान से सुनना। बड़े खास पॉइंट है। देखो देखो, ये बेंजीन है, ओके। यहां पे OH लगा दो, यहां पे CHO लगा दो, आर्थो पोजीशन पे। हाय हाय हाय। उसके बाद दूसरा देखो, यहां पे OH कर दो और मेटा पे CHO कर दो आर्थो के पास। उसके बाद एक तीसरा भी ले लो, जिसमें आप OH के साथ में यहां पे CHO कर लो, CHO कर दो। ये तीन पोजीशन मैंने जोड़ दी। बहुत ध्यान से सुनना, क्या बोलते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, मजा आने वाला है आपको। सुनो, देखो, जिसको रेजोनेंस की समझ है उसको समझ में आएगी मेरी बात, और आपको भी आ ही रही होगी, अब तो मैं समझा ही रहा हूं। देखो, ये एक लोन पेयर रखता है, ये डबल बॉन्ड रखता है, और दोनों आर्थो पे बैठे हैं, ठीक। तो एक बात बताओ, क्या इनका आपस में क्या रेजोनेंस है? क्या लोन पेयर यहां से कूदता फांदता यहां आ जाएगा? अब यहां भी ओपे लोन पेयर है और यहां भी डबल बॉन्ड है। क्या यहां का लोन पेयर कूदता फांदता यहां आ जाएगा? देखेंगे, अभी चेक करेंगे। यहां भी ओपे लोन पेयर है, क्या वो यहां से कूदता फांदता यहां पे डबल बॉन्ड पे आ जाएगा? देखना पड़ेगा, देखते हैं। आओ, कैसे पता लगेगा? देखो, ऐसे पता लगेगा। लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस है, डबल सिंगल डबल रेजोनेंस है, यानी रेजोनेंस बीच में कहीं ब्रेक नहीं हुआ। इसका मतलब यहां की कूदम कुदाई यहां तक पहुंचेगी। इसका मतलब अगर बेंजीन पे दो ग्रुप आर्थो पे बैठे हैं तो उनका आपस में रेजोनेंस होता है। अब आगे आओ, लोन पेयर सिंगल डबल, यहां तक तो है कूदम कुदाई। डबल सिंगल सिंगल, अरे टूट गया, रे टूट गया, सिस्टम टूट गया। लोन पेयर सिंगल डबल, डबल सिंगल सिंगल, फिर डबल होने का कोई फायदा नहीं, दो बार सिंगल आ गया, खत्म। यानी अगर दो ग्रुप मेटा पे बैठे हों एक दूसरे का, तो उनका आपस में रेजोनेंस से कोई कनेक्शन नहीं होता। उनका आपस में रेजोनेंस से कोई कनेक्शन नहीं होता। हाँ, इंडक्टिव इफेक्ट से हो सकता है, प्लस आई माइनस आई, वो एक अलग बात है, लेकिन रेजोनेंस से कनेक्शन नहीं होता मेटा पर। यानी आप कह सकते हो रेजोनेंस एट मेटा इक्वल टू 0, यानी मेटा से रेजोनेंस एक दूसरे का नहीं होता। ओके, अब यहां देखो, लोन पेयर सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, ओए होए होए पहुंच गए। यानी यहां की कूदम कुदाई होते होते यहां तक पहुंच जाएगी। यानी अगर दो ग्रुप पैरा पे बैठे हों तो भी एक दूसरे से रेजोनेंस कनेक्टेड होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आर्थो से भी रेजोनेंस होता है, पैरा से भी रेजोनेंस होता है, लेकिन मेटा से रेजोनेंस नहीं होता। और हां, रेजोनेंस डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। रेजोनेंस एट आर्थो, रेजोनेंस एट पैरा इक्वल होते हैं।
क्योंकि डिस्टेंस पे रेजोनेंस डिपेंड ही नहीं करता, और ये वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है। लेकिन रेजोनेंस एट मेटा, यानी इसका ये मतलब हुआ कि अगर दो ग्रुप मेटा पे बैठे हों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो वो इंडक्टिव इफेक्ट से तो कनेक्ट हो सकते हैं, प्लस आई माइनस आई, लेकिन रेजोनेंस से नहीं हो सकते। इसलिए रेजोनेंस एट मेटा क्या होगा, जीरो होगा। तो बहुत ही शानदार जानदार पॉइंट आपको बता दिया है। सारे बच्चे बताओ, ये पॉइंट लिख के मुझे बताओ, क्या ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि ये आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनने जा रहा है। फटाफट मुझे जवाब दीजिए। अगर बेंजीन पे दो आर्थो पोजीशन बैठे हैं तो क्या होगा, दो मेटा पे बैठे हैं तो क्या होगा, दो पैरा पे क्या है। मैंने तीनों एग्जाम्पल आपको दे दिए हैं, और इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फटाफट मुझे बच्चे रिस्पॉन्स करते रहें, समझाते रहें और देखते रहें, बताते रहें। भाई ठीक है, सभी बच्चों ने कहा जी समझ में आ गया। कॉपी में नोट जरूर कर लेना, ठीक है भाई। अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने क्या रहता है, देखते हैं। ओके, बहुत अच्छे। ईशु, पारल, दोहन, रजुल, कार्तिक, सानवी, सभी बच्चे कह रहे हैं, राज सभी कह रहे हैं सर ओके रिपोर्ट, आगे चले, आगे चलो। तो ये भी हो गया। इस बात को समझाने के बाद अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए क्या होगा। भाई नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये होगा, जिसको मैं कहूंगा क्या, स्टेरिक। हेडिंग डाल लो, इनहिबिशन। आय हाय हाय, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। तो स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, शॉर्टकट में इसको हम SIR बोलते हैं, SIR बोलते हैं, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। सर्ट करने, सर बोलते हैं सर। अरे सर तो मैं हूं, लेकिन यहां SIR का मतलब है स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस होता है। इनहिबिशन का मतलब होता है रुकावट। ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट है। तो और स्टेरिक का मतलब होता है, स्टेरिक का मतलब होता है साइज की वजह से रुकावट। किसमें, रेजोनेंस में। वो कैसे होती है साइज की वजह से रुकावट, देखो अब मैं आपको समझाता हूं। देखो बेंजीन पे मैंने एक ऐसा ग्रुप लगाया जो कि टर्शरी अमीन था। तो देख सकते हो टर्शरी अमीन है और इस पे लोन पेयर है। टर्शरी अमीन में N होता है, N पे लोन पेयर होता है। इस लोन पेयर पे, इस लोन पेयर का इस डबल बॉन्ड के साथ क्या है, रेजोनेंस है। साफ दिख रहा है बिल्कुल। क्या आपको नहीं दिख रहा है, काफी बल्कि ग्रुप है, बल्कि है। अब मैंने कमाल क्या किया, एक बल्कि ग्रुप मिथाइल, मिथाइल भी एक बल्कि ग्रुप माना जाता है, और यहां भी एक मिथाइल ग्रुप यहां और ले आए, मिथाइल बल्कि ग्रुप। मिथाइल एक बल्कि ग्रुप आता है, उसको भी ले आया मैं। क्या आपको नहीं लगता है ये मोटे मोटे आदमी सारे पास में आ गए। तो आप अपने स्कूल में पढ़ते थे, या अभी तो मेरे साथ पढ़ रहे हो, आपके स्कूल में ये एक बेंच लगी हुई है, इसमें तीन बच्चे बैठ सकते हैं, मान लो आराम से नॉर्मल साइज के तीन बच्चे बैठ सकते हैं। लेकिन कई बच्चे भगवान ने लंबाई चौड़ाई अच्छी दी होती है, वो अगर मोटे मोटे लोग आ जाएं फिर तो तीन नहीं बैठ पाते। या तो एक बंदा वहां से उठ जाता है और कोई पतला दुबला आ जाता है, और या फिर पता क्या करते हैं, तीनों दोस्त हैं मोटे मोटे, वो क्या कहेंगे, भाई जाओ नहीं, एक काम करो, थोड़ा सा तू आगे हो ले, मैं थोड़ा पीछे हो लूं। ऐसे करते हैं ना, मैं थोड़ा आगे हो ले, मैं थोड़ा पीछे हो लूं। तो आपने देखा ये एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। जब इतने भारी भारी ग्रुप बिल्कुल करीब बैठ जाएंगे, तो इनका क्लाउड इनसे टकराएगा, इनका क्लाउड इससे टकराएगा। तो ये क्या कहेंगे, भाई आगे पीछे हो लो थोड़ा सा। तो क्या होगा, एक ग्रुप थोड़ा ऊपर आ जाएगा,
एक ग्रुप थोड़ा पीछे हो जाएगा, कुछ इस तरीके से अगर मैं समझाऊं। क्लाउड टक्कर मार रहे थे ऐसे, तो एक क्या हो गया, थोड़ा ऊपर हो गया, देखो मेरे हाथ मूवमेंट को देखो, एक ऐसे ऊपर चला गया, दूसरा यूं चला गया, यानी वो अपना प्लेन चेंज कर लेंगे। क्या कर लेंगे, मजबूरी है, नहीं तो टिक ही नहीं पाएंगे। और प्लेन चेंज कर गए तो आपको तो पता है, मैंने कल बताया था कि कूदम कुदाई एक ही प्लेन में होती है। अगर इस ग्रुप ने अपना प्लेन चेंज कर लिया, तो अगर प्लेन बदल गया, तो क्या अब इसका लोन पेयर डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में रहेगा? अब रेजोनेंस समाप्त हो जाएगा, रेजोनेंस खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्लेन बदल गया और कूदम कुदाई आउट ऑफ प्लेन नहीं होती है। वो स्पाइडरमैन कर सकता है, पाई इलेक्ट्रॉन से नहीं, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन स्पाइडरमैन नहीं है। तो क्या देख रहे हो, क्या रेजोनेंस में रुकावट आ गई कि नहीं आ गई? किसकी वजह से? मोटापे की वजह से। मोटापे को क्या कहते हैं, स्टेरिक साइज। तो मोटापे की वजह से रेजोनेंस खत्म होना या कम होना, इसको हम एसआईआर बोलते हैं, और एसआईआर में होने वाला रेजोनेंस खत्म हो जाता है। कई टीचर इसको आर्थो इफेक्ट का भी नाम देते हैं, कई टीचर इसको आर्थो इफेक्ट का भी नाम देते हैं, क्योंकि ये आर्थो पे ही प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट करेगा। अगर ग्रुप मेटा पे बैठा हो, अगर ग्रुप पैरा पे बैठा हो इससे, तो फिर इतनी दूर है कि फिर क्लाउड टच होने का कोई मतलब ही नहीं होता है। इसीलिए हम इसको स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस कहते हैं। और ये तब होता है जब आर्थो पोजीशन पर मोटे मोटे बल्कि बल्कि ग्रुप मेरे जैसे आ जाएं और फिर आगे पीछे होने लगते हैं, और इससे रेजोनेंस कम हो जाता है, डिमिनिश्ड हो जाता है। क्या ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया, मुझे बताइए। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि सर कैसे पता लगेगा कि ऑर्गेनिक में कौन कौन से ग्रुप बल्कि हैं और कौन कौन से ग्रुप बल्कि नहीं हैं। तो जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं, जैसे मिथाइल, इथाइल, ये सब बल्कि ग्रुप में आते हैं। जितने भी NO2 ग्रुप आते हैं, जितने भी SO3H ग्रुप आते हैं, जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आते हैं, जितने भी एस्टर ग्रुप आते हैं, जितने भी सेकेंडरी और टर्शरी अमीन आते हैं, प्राइमरी नहीं, प्राइमरी में उतनी बल्कीनेस नहीं होती है, वो बल्कि में आते हैं। तो सर नॉन बल्कि ग्रुप कौन हुए, वो भी जरा बता दो। तो नॉन बल्कि ग्रुप भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए, जिससे आगे आपको दिक्कत ना हो। O-, NH2-, OH और CN को हम कभी भी जो है बल्कि ग्रुप नहीं मानते हैं। इसलिए प्लीज यहां पर कहीं भी SIR मत लगाना, SIR यहां लगाना। और अब मुझे सारे बच्चे रिस्पॉन्स करके बताओ कि क्या आपको यह समझ में आया कि नहीं आया। मुझे फटाफट रिस्पॉन्स कर दीजिए, मैंने समझा दिया है। अगर मोटापे की वजह से रेजोनेंस कम हो जाए या खत्म हो जाए, इसको हम SIR कहते हैं, और सर इसका नाम है। और इससे आप ऐसे याद कर सकते हो। मुझे फटाफट रिस्पॉन्स करिए, क्या समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। फटाफट, हाय हाय हाय, बता दो छोरों, जल्दी से बता दो कि इस जगह पे क्या होगा, है ना? अरे आप लोगों ने स्कूल की सीट में नहीं देखा, तीन मोटे मोटे बंदे जब आ जाते हैं तो बिठाने के लिए नहीं कहते हैं, ओए थोड़ा आगे खिसक, वो कहता है ओए थोड़ा पीछे खिसक, वो थोड़ा आगे, अरे ठीक से बैठ, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो क्या होता है, प्लेन तो चेंज कर रहे हैं, और प्लेन चेंज करने से फिर रेजोनेंस खत्म हो जाता है। मजबूरी है। आया समझ में? है? ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैंने अपनी अंदाज से तरीके से समझाया, और मुझे उम्मीद है कि ये रेजोनेंस के जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए वो हमने समझा दिए होंगे। अब एक चीज और सुन लो, एक पॉइंट और सुन लो। केमिस्ट्री में कोई बात आती है तो उसमें एक्सेप्शन के बिना कोई बात कंप्लीट होती नहीं। देखो, वो एक्सेप्शन क्या है मैं बताने की कोशिश करूंगा। वो एक्सेप्शन क्या है, देखो, रेजोनेंस, रेजोनेंस स्ट्रोंगर इफेक्ट होता है।
स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होता है। किससे? देन किससे? आई इफेक्ट से। आई इफेक्ट से स्ट्रॉन्गर होता है, ये कंफर्म सी बात है। ठीक है, तो अनुज कटारिया कह रहा है योर टीचिंग स्टाइल इज अमेजिंग, वेरी गुड, थैंक यू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेप्शन में कहता है कि भाई रेजोनेंस स्ट्रॉन्गर इफेक्ट देन आई इफेक्ट, ये रूल होता है। क्यों? आई में क्या होता था, सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऐसे से थोड़ा यूं हो जाता था, खिसक जाता था। लेकिन पाई में क्या होता है, वो रेजोनेंस में क्या होता है, पाई यूं कूदता है, यूं कूदता है, ऐसे कूदता है। तो ये ज्यादा पावरफुल है, इसलिए रेजोनेंस हमेशा पावरफुल होता है। एक्सेप्शन क्या है? हैलोजेंस के केस में, हैलोजेंस के केस में, हैलोजेंस में कौन कौन आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के केस में। हैलोजेंस के केस में, आइसोसाइनाइड ग्रुप के केस में और एनओ के केस में लिख लो आई इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होता है, आई इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होता है। क्यों स्ट्रॉन्गर होता है ये आगे कभी आपको बताया जाएगा, अभी नॉलेज ले लो, रीजन बाद में मिलेगा। लेकिन नॉलेज दे दी मैंने कि हैलोजन के इफेक्ट में, एनसी के केस में, एनओ में हम आई की सुनेंगे। हाँ, एक बात ध्यान रखना, रेजोनेंस स्ट्रॉन्गर होता है हमेशा, लेकिन एक्सेप्शन ये है, मतलब मान लो, इसका मतलब समझते हो, आई इफेक्ट कह रहा है ये सही है, रेजोनेंस कह रहा है कि ये सही है, तो हम रेजोनेंस की बात मानेंगे क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर है। लेकिन हैलोजन के केस में, आइसोसाइनाइड के केस में और एनओ के केस में मैं कहूंगा नहीं, इसमें आई डोमिनेंट होता है। अब वो क्यों डोमिनेंट होता है वो आगे हम बताएंगे, सब कुछ चीजें एकदम से नहीं बताई जाती। अब आगे और सुनो अगली जानकारी। रेजोनेंस को कई टीचर एक नाम देते हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस को कई टीचर मीजोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं, कई टीचर रेजोनेंस ही बोलते हैं। मतलब रेजोनेंस को कोई लोग एम बोल देते हैं और कई टीचर आर भी बोलते हैं। अब एम दो प्रकार का होता है, एक प्लस एम और एक माइनस एम। जैसे आई दो प्रकार का होता है, प्लस आई, माइनस आई। भाई माइनस आई क्या था? इलेक्ट्रॉन लेना। तो माइनस एम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लेना, वही मतलब है। यानी यहां इलेक्ट्रॉन आएंगे और यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे। एग्जाम्पल देख लो, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड Cl और इस पे लोन पेयर है। मैं पूछूं कि बताओ Cl प्लस एम दे रहा है या माइनस एम दे रहा है? कई टीचर इसको प्लस आर और माइनस आर भी बोलते हैं, या यूं भी पूछ सकते हैं कि बताओ अच्छा Cl प्लस आर दे रहा है या माइनस आर दे रहा है? अभी बता देते हैं। लोन पेयर डबल बॉन्ड के साथ में कूदम कुदाई खेलेगा, क्या रूल होता है? वो इधर जाएगा। तो बताओ इलेक्ट्रॉन तो दिए गए, इसका मतलब Cl यहां पे क्या दे रहा है? प्लस एम दे रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहे हैं। अगला देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड यहां पर NO2 है, मान लो NO2 ऐसे होता है, NO2। क्या इसमें रेजोनेंस है? एंड डबल सिंगल डबल, हाँ है, बिल्कुल है। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप समझते ही होंगे। इसमें अगर मैं कूदम कुदाई खेलूं तो डबल सिंगल डबल में क्या कहा था मैंने कल? टर्मिनल देखते हैं, ऑक्सीजन है और इधर कार्बन है, तो कूदम कुदाई इधर चलेगी, यानी ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। तो अब की बार तो NO2 की तरफ इलेक्ट्रॉन आए ना, तो आए तो माइनस एम हो गए। तो अगर रेजोनेंस में ग्रुप की तरफ इलेक्ट्रॉन आए तो माइनस एम, जाए तो प्लस एम, सीधी बात है। अब मैं इसके कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देता हूं आपको, आपको तसल्ली हो जाएगी, सीधी बात है। क्वेश्चन पता क्या है कि भैया आइडेंटिफाई कर दो प्लस एम और माइनस एम। जैसे ये बेंजीन की रिंग है, यहां पर NH2 ग्रुप हो, यहां पर क्या हो? Cl ग्रुप हो, यहां पे ग्रुप जोड़ दिया जाए
कुछ साइनाइड, यहां पे ग्रुप जोड़ दिया जाए NO2, यहां पे ग्रुप जोड़ दिया जाए मान लो COOH, और भी होंगे, चलो इतने से तो बहुत हो गया। ठीक है, बताओ NH2Cl CN ये क्या शो करेंगे, प्लस एम या माइनस एम, देख लो भाई क्या होगा। तो विनोद सर की क्लास में आपको सबको पता है कि मैं ट्रिक देने के लिए मशहूर हूं। आय हाय हाय, तो अगर मैं ट्रिक देने के लिए मशहूर हूं, अगर मैं ट्रिक देने के लिए मशहूर हूं, तो ट्रिक पता क्या है? देखो, मेरी ट्रिक ये है, अगर कोई ग्रुप में X और Y के बीच में मल्टीपल बॉन्ड हो और Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X से ज्यादा हो, वो हमेशा -M देगा, ये ट्रिक है। और मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और वो हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं, हम सबको पता है। तो क्या ट्रिक है? X मल्टीपल बॉन्ड Y है, M भी लिखा है मल्टीपल बॉन्ड Y, और Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X से ज्यादा, ज्यादा सोचने नहीं, -M, दिमाग ही नहीं लगाना, खत्म, ट्रिक बता दी। और अगर मान लो मल्टीपल बॉन्ड ना हो, सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो Sb विद लोन पेयर, विद लोन पेयर, तो वो हमेशा क्या देगा? प्लस। अब आपको ये ट्रिक अगर पता है, लीजिए सॉल्व कर लीजिए। हम सब जानते हैं कि NH में सिंगल बॉन्ड होता है, यहां भी सिंगल बॉन्ड है, और इमीडिएट N पे लोन पेयर है, तो लोन पेयर यानी ये +M देगा। देखो कितना आसान हो गया, सिंगल बॉन्ड है, Cl पे लोन पेयर होता है, +M। आ गया होगा समझ में? CN, जिसको नॉलेज है केमिकल बॉन्डिंग की, उसको पता है कि C और N में 3 बॉन्ड होते हैं, X मल्टीपल बॉन्ड Y, और Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X से ज्यादा, तो क्या देगा मेरी ट्रिक के अकॉर्डिंग? -M। NO2, N और O में डबल बॉन्ड, आए हाय हाय, -M हो गया। COOH, C और O में डबल बॉन्ड, आए हाय हाय, -M, खत्म। इतनी आसानी से आप बता सकते हो कि कौन सा ग्रुप जो है, आपकी इतनी आसानी से ज्यादा सोचना विचारना नहीं पड़ेगा, समझे भाई? इसी तरह का एक क्वेश्चन और आ जाए कि बेंजीन से O- जुड़ा हो और आपसे ये पूछा जाए कि बताओ ये क्या करेगा, तो सिंगल बॉन्ड है, माइनस का मतलब लोन पेयर है, लोन पेयर में ट्रिक बनी थी +M, तो इस तरीके से आपने +M दे दिया, खत्म। और एक बात याद रखना अच्छी तरीके से, अगर ग्रुप ने +M दे दिया तो बेंजीन ने -M दे दिया, क्योंकि उसने लिया। और अगर ग्रुप ने -M दे दिया तो बेंजीन ने उल्टा करके +M दे दिया। ये तो एक सीधी सी बात है, कॉमन सी बात है कि -I तभी -I शो कर पाएगा जब सामने +I वाला कोई ग्रुप हो। तो जब आप MSc की बुक करोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो कितनी ट्रिक से मैंने आपको सवाल सॉल्व कर दिया है, और वो मैंने आपको बता दिया है क्या, कि अगर आपको ये पहचानना हो कि रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट +M है या -M है, तो कई टीचर इसको बहुत ही लंबे चौड़े तरीके से समझा देते हैं, लेकिन अपा तो स्टाइल है, छोटे मेथड के लिए फेमस हैं। तो इसके लिए ट्रिक ये होती है कि आप क्या करो, मल्टीपल बॉन्ड देख लो। अगर कोई ग्रुप हो, X मल्टीपल बॉन्ड Y हो और उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो मल्टीपल बॉन्ड को देखते ही आप समझ जाइएगा कि -M है। NO2 में भी मल्टीपल बॉन्ड होता है, C डबल बॉन्ड O में भी मल्टीपल बॉन्ड होता है, लेकिन Cl में सिंगल बॉन्ड है और उस पे लोन पेयर है, तो लोन पेयर वाले हमेशा देगा ही, तो +M होगा। तो ये ट्रिक मैंने आपको बता दी है, इंप्लीमेंटेशन करो, MSc की बुक करो, DPP करो, जितने भी क्वेश्चन करोगे उतने आप यूज टू हो जाओगे। ट्रिक मैंने बताई दी है। अब बताइए क्या मुझे समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट मुझे जवाब दीजिए। ईशु ने कहा था कि रिपीट कर दो ट्रिक, तो मैंने बिना कहे रिपीट कर दी। क्या बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया?
तो ये ध्यान रखिएगा कि रेजोनेंस को बंदे मीजोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं, कोई खास बात नहीं है, वही चीज होती है। लेकिन कई टीचर नहीं भी कहते हैं। कोई प्लस एम और माइनस एम से पढ़ाता है, कोई प्लस आर प्लस माइनस आर से पढ़ाता है, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन मैंने दोनों जानकारियां आपको दे दी हैं, ठीक है। हाँ, तो जिसको केमिकल, देखो वो जो माई बाप चैप्टर है ना, केमिकल बॉन्डिंग, अगर वो नहीं आता कुछ नहीं कर पाओगे। जो मैं यही नहीं पाता कहाँ डबल बॉन्ड होता है कहाँ सिंगल बॉन्ड होता है, फिर कहाँ कर पाओगे। इसीलिए मैंने केमिकल बॉन्डिंग को माई बाप बोला था, वो कोई कारण था भाई, ऐसे थोड़ी ना बोला था कि माई बाप नहीं था, है ना। तो सारे बच्चों ने कहा कि सर क्लियर हो गया। ट्रिक भी तभी समझ में आएंगी जब बेसिक्स क्लियर होंगे। अब सुनो, तो आपको इस ग्रुप से पहचानना भी आ गया कि कैसे क्या होगा, आपको पता लग गया, बहुत अच्छी बात है। अब जो अगला पॉइंट है वो ये है, वो अगला पॉइंट जिसके लिए मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा वो ये है, वो है रूल फॉर कंट्रीब्यूशन। रूल फॉर कंट्रीब्यूशन ये क्या चीज होती है? देखो, आप सब जानते हो कि हम किसी के दो स्ट्रक्चर बनाते हैं, तीन बनाते हैं। एक स्ट्रक्चर सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, तो हम एक से ज्यादा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, है ना। तो हर स्ट्रक्चर कुछ ना कुछ तो बताता है। मान लो किसी ने 10 प्रॉपर्टी बता दी, किसी ने 8 बता दी, किसी ने 12 बता दी। तो एक स्ट्रक्चर सारी प्रॉपर्टी नहीं बताता, लेकिन एक स्ट्रक्चर कुछ तो बताता है। तो हमारे पास एक ऐसा मेथड होना चाहिए जिसमें हमें यह पता लग जाए कि कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा प्रॉपर्टी बताएगा। स्वाभाविक सी बात है, जिस स्ट्रक्चर में सिस्टम को ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी वो वही वही ज्यादा रखेगा और वही कंट्रीब्यूशन ज्यादा करेगा। तो आपको रूल पता होने चाहिए कि कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है प्रॉपर्टीज में। जैसे मेरी बात सुनो, जैसे मैंने एक स्ट्रक्चर ये बनाया, सी डबल बॉन्ड ओ, एक ये स्ट्रक्चर है। मैंने इसमें कूदम कुदाई खेल करके जंप करा के ये स्ट्रक्चर बना दिया, इस पे माइनस कर दिया, इस पे प्लस कर दिया। ये स्ट्रक्चर 1 है, ये स्ट्रक्चर 2 है। पूछ लिया गया ये बताओ किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। तो इसके लिए रूल बने हुए हैं। पहला रूल पता क्या है? पहला रूल ये है, लिखो, रूल नंबर 1, नॉन पोलर, लिख लो अपनी कॉपी में, स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट मोर, और that structure contribute, नोट कर लो, contribute more, containing more pi bond, more pi bond। ये रूल याद रख लो। नॉन पोलर का मतलब होता है जिसमें प्लस माइनस ना हो, वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे इसमें प्लस माइनस नहीं है, इसमें प्लस माइनस है, तो फर्स्ट का कंट्रीब्यूशन सेकंड से ज्यादा होगा। या इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं? 2, इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं? 1। तो जिसमें पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे वो कंट्रीब्यूट ज्यादा करेगा। समझ गए? एक और इसका एग्जांपल ले लो, एक और क्वेश्चन करा देता हूं। मैंने फॉर्मिक एसिड में ऑक्सीजन के लोन पेयर का इस्तेमाल करके इसका ये स्ट्रक्चर बना दिया रेजोनेटिंग। इसको इधर कुदा दिया, इसको इधर कुदा दिया। बोले किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है? भाई पाई बॉन्ड तो दोनों में बराबर है, लेकिन इसमें प्लस माइनस नहीं है, इसमें प्लस माइनस है। तो सोचने ही नहीं, फर्स्ट का कंट्रीब्यूशन सेकंड से ज्यादा है। ऐसे सवाल आपको एमएससी में बुक्स में, और ऐसे सवाल मेरे डीपीपी में आपको मिलेंगे। बताओ किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। उसके लिए 4-5 रूल हैं। ये पहला रूल है। दूसरा, एक रूल और बताते हैं, बाकी आज सारा तो नहीं बता पाएंगे, कल से और क्वेश्चन कराएंगे और टॉपिक खत्म कर देंगे।
आज मैंने एक तरीके से बाई एंड लार्ज पढ़ा दिया। दूसरा क्या है? दूसरा एक आज का अंतिम पॉइंट बताएंगे, उसके बाद फिर कल बताएंगे। CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O हो गया। इसका अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कूदम कुदाई करके मैंने ये बना दिया, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O माइनस, ऐसे कर दिया। अब समझ ही रहे होगा कूदम कुदाई कैसे होती है। अब देखो, पाई बॉन्ड बराबर बराबर, चार्ज यहां भी है चार्ज यहां भी है। अब क्या करें सर? तो ये वाले रूल तो नहीं लगेंगे। जब रूल ये ना लगे और चार्ज दोनों में हो और पाई बॉन्ड दोनों में हो और बराबर हो, फिर ये देखो कि माइनस किस पे है। यहां माइनस किस पे? ऑक्सीजन पे है। यहां माइनस किस पे है? कार्बन पे है। माइनस किस पे सुथरा लगेगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर। तो सिस्टम माइनस कार्बन पे रखने पे स्टेबल होगा या ऑक्सीजन पे? ऑक्सीजन पे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो ज्यादा होल्ड कर सकता है। इसलिए यहां पहला नहीं दूसरे का कंट्रीब्यूशन फर्स्ट से ज्यादा है। तो रूल नंबर नेक्स्ट क्या है कि अगर चार्ज है दोनों में, चार्ज है दोनों में, तो रूल है नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। नेगेटिव चार्ज होना चाहिए कहां? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर। और पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर। अगर माइनस है तो O पे अच्छा लगेगा और अगर प्लस है तो कार्बन पे अच्छा लगेगा। तो अगर माइनस है तो ये ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा और प्लस है तो ये ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। फिलहाल प्लस नहीं है, माइनस है, तो सेकंड का कंट्रीब्यूशन फर्स्ट से ज्यादा होगा। ये मैंने आपको दो रूल बता दिए हैं, दो तीन और रूल हैं, कल हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले मुझे फीडबैक दीजिए, क्या यहां तक समझ में आया? फिर मैं आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना। इस समय इस पूरी केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक का जानदार, शानदार, मजेदार, रसेदार चैप्टर टॉपिक चल रहा है। ये जिसको आ गया वो मास्टर किंग हो जाएगा। इसीलिए मैंने इसको बताया, ये टॉपिक अभी भी खत्म नहीं हुआ। कल मैं इस पे और क्वेश्चन कराऊंगा, तब जाके आपका परफेक्शन लेवल बढ़ेगा। तो मुझे बताइए भाई, क्या क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सेकेंड रूल दोबारा से बता दो। सेकेंड रूल भैया, जब पाई बॉन्ड बराबर है, चार्ज भी दोनों में है, फिर क्या करें? फिर माइनस होना चाहिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर। अगर जहां है वो कंट्रीब्यूट ज्यादा करेगा तो वो यहां ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। और अगर मान लो प्लस चार्ज है तो वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर होना चाहिए, वो कार्बन होता है। तो कार्बन पे प्लस अच्छा लगेगा, ऑक्सीजन पे माइनस अच्छा लगेगा। तो माइनस यहां है तो ये कंट्रीब्यूट इससे ज्यादा करेगा। लीजिए, मैंने दोबारा बता दिया, सिंपल सा रूल है। तो ठीक है भाई, कल मिलते हैं। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, रिवाइज कर लीजिएगा। और बहुत ही शानदार टॉपिक आज समाप्त होता है।